हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस एल्गी को पढ़ेंगे वो एल्गी है नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक के कई सारे कॉमन नेम्स हैं, जैसे कि स्टार जेली, एक और नाम है वो है विच इज़ बटर, एक तीसरा नाम जो इसको बुलाते हैं वो है मैरिज एग। So these are a few common names at various places. अगर हम इसकी हैबिटेट को देखें तो ये जनरली नॉस्टॉक किसी एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर या गीली सॉइल में या पानी के अंदर किसी भी तरह से कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम नॉस्टॉक की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो साइनोफाइसी फैमिली इसका ट्राइब हॉर्मोगोनी है, नॉस्टॉकिल्स ऑर्डर है, नॉस्टॉकेसी फैमिली है और जीनस नॉस्टॉक है। साइनोफाइसी जो है वो इसका संवर्ग है और फैमिली है इसकी नॉस्टॉकेसी। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जनरली कॉलोनी के फॉर्म में थैलस होता है, जिसके चारों तरफ अपनी एक जिलेटिनस शीट होती है जिसके कारण वो चिकना होता है। कई बार ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है जो कि ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन कलर की होती हैं। और हर कॉलोनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रेट सीधे और मुड़े हुए फिलामेंट्स होते हैं जिनको कि हम ट्राइकोम कहते हैं। हर ट्राइकोम का अपना खुद का एक म्यूसिलेज की शीट होती है और इस ट्राइकोम विद द शीट इंडिविजुअल शीट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। ट्राइकोम के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि ऐसे लगती हैं जैसे कि मोती हैं। तो मोनेलिफॉर्म सेल्स होती हैं या बीडिड सेल्स होती हैं जो कि जैसे माला के अंदर गोल गोल सेल्स, गोल गोल मोती लगे होते हैं, उसी तरीके से इसका ट्राइकोम दिखाई देता है। हर सेल जो होती है वो थोड़ी सिलेंड्रिकल होती है या स्फेरिकल इन शेप होती है, एज यू कैन सी हियर। फिलामेंट्स में कुछ बड़ी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कलरलेस एम्प्टी सेल्स होती हैं जिनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। आप हेट्रोसिस्ट इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द हेट्रोसिस्ट। ये दोनों पोजीशंस में होती हैं। दीज कैन बी फाउंड इन इंटरकैलरी पोजीशन, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन टर्मिनल पोजीशन। तो ये हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रही हैं जो कि कलरलेस सेल्स होती हैं। उसके बाद हर हेट्रोसिस्ट में हम देखें तो उसके अंदर दो पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये दो पोलर नोड्यूल्स हैं। ये हर हेट्रोसिस्ट में पाई जाती है। उसके बाद कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर फूड बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं और भोज्य पदार्थ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, आकार में कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं, जिनको हम एकाइनिड्स कहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फिलामेंट ऑफ द नॉस्टॉक। अगर हम एक सिंगल सेल को देखें तो उसमें बाहर की तरफ सेलुलोज की वॉल होती है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो टिपिकल साइनोफाइसिन टाइप का होता है, दैट इज़ अंदर का कलरलेस जो पार्ट होता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं और बाहर वाला पिगमेंटेड क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो it is not chloroplast, basically the thylakoid plates are present because it is prokaryotic type of organism। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होंगी, उसमें थाइलाकॉइड प्लेट्स खाली दिखाई देंगी जिसको कि हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमोप्लाज्म के अंदर प्रोटीनेशियस साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स एज रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। सेंट्रोप्लाज्म के अंदर
इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, हम लोग ऑसिलेटोरिया के अंदर भी पढ़ चुके हैं, और साइनोफाइसिन सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमको अगर नॉस्टॉक आ जाता है या नॉस्टॉक की सेल के बारे में सवाल पूछा जाता है तो आप वही साइनोफाइसिन सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर ऑसिलेटोरिया के बारे में पूछा जाता है तो भी आप साइनोफाइसिन सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अकरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉइल में हो सकता है, मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर हो सकता है, और लेक्स की बॉटम में हो सकती है, सॉल्ट वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और अधिकतर मेराइन हैबिटेट में पाया जाता है। और जनरली इसकी कॉलोनीज माइक्रोस्कोपिक से मटर या अखरोट के आकार के साइज़ की भी इसमें कॉलोनीज पाई जाती हैं। ओलिव ग्रीन से ब्लू ग्रीन कलर का इसकी कॉलोनी पाई जाती है। जनरली तालाबों में, झीलों में, पोखरों में जल की सतह पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। कुछ जातियाँ पहाड़ों पर जो बहती हुई धाराएं हैं, जल धाराएं, उनमें पाई जाती है। और ये कवकों के साथ में सहजीवी संबंध भी बनाता है। एज वी विल स्टडी इन लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर क्या है कि एल्गी और फंजाई, तो साइनोफाइसिन एल्गी और कवक, उनके साथ में मिलकर के एक सहजीवी संबंध का रूप होता है लाइकेन। इसी तरीके से एंथोसिरोस में भी नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी की कॉलोनीज पाई जाती हैं। नॉस्टॉक एंथोसिरोस जो कि एक ब्रायोफाइट है, उसकी कोशिकाओं के अंदर नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी पाया जाता है। इसके अलावा एक एंजियोस्पर्म होता है, गुनेरा मैनिकेटा, जिसके अंदर भी नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी उसके अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर भूमिगत तने में पाया जाता है। उसके अलावा साइकस की कोरलॉइड रूट्स जो होते हैं उसमें भी नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी सहजीवी के रूप में पाया जाता है। एक्चुअली साइकस के अंदर दो तरह की रूट्स होती हैं, एक तो नॉर्मल रूट होती हैं, दूसरी कोरलॉइड रूट्स होती हैं। तो कोरलॉइड रूट्स आर बेसिकली मेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल। तो उसमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी की स्पीशीज। इसके अलावा हम जानते हैं कि पैडी के जो फील्ड्स होते हैं, धान के खेतों के अंदर भी नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी डाला जाता है, नॉस्टॉक लिंकिया डाला जाता है। क्यों? उसका भी वही काम होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। तो these are a few functions which nostoc perform in various habitats. उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ। जो नॉस्टॉक के सॉइल के ऊपर पाया जा सकता है, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है अधिकतर फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, लेकिन कुछ और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी हैं, एकाइनिड्स हैं और हार्मोगोन के द्वारा है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी फीचर है कि लगभग 70 वर्ष तक एकाइनिड्स जो हैं ऐसे ही पड़े रहे, और जब उसको वापस जर्मिनेट कराया गया तो उन्होंने नया ट्राइकोम बना लिया। दैट मीन्स उनकी जो वायबिलिटी है, काइनेट्स की जो जीव क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अधिकतर ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह से फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और क्लोरोफिलिस में पाया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होता है वो हेड्रोसिस्ट करती हैं। और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है, भूमि पे उगने वाली, मॉइस्ट सॉइल के अंदर जो उगने वाली स्पीशीज़ है नॉस्टॉक की, वो एशिया के अंदर
भोजन के सप्लीमेंट की तरह से काम में लाई जाती है। दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर। ये एक कॉलोनी है जिसके चारों तरफ म्यूसिलेज की शीट बनी हुई है, जो कि उसको एक गोल बॉल जैसी कॉमन शीट जो है वो बॉल जैसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ये सिंगल ट्राइकोम है जिसमें ये बीच में हेटेरोसिस्ट दिखाई दे रही है आपको। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, और देखेंगे वेजिटेटिव सेल हर जो सेल है उसके चारों तरफ अपना खुद का एक म्यूसिलेज की शीट भी है। दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। एक मोटा मोटा व्यू है जिसमें बीच में सेंट्रोप्लाज्म है, इसके बाद बाहर की तरफ क्रोमोप्लाज्म है, और इसमें साइनोफासिन ग्रैन्यूल्स हैं। न्यूक्लियस क्लियर कट होता नहीं है। दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, और बाहर एक सेल वॉल है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। ये एकाइनेट्स हैं। ई डायग्राम में आप देखें, ये एकाइनेट्स हैं जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ है। सो these are a few specific structures of the trichome of nostoc. Now there are certain biotechnological importance of nostoc. मैंने आपको बताया था कि nostoc फूड सप्लीमेंट्री या डाइटरी सप्लीमेंट की तरह से भी वर्षों से उपयोग में लिया जाता रहा है। कुछ इसकी खाने योग्य स्पीशीज होती हैं, नॉस्टॉक कम्यून, नॉस्टॉक स्फेरॉइडिस, नॉस्टॉक फ्लैजिलिफॉर्मी। ये अलग अलग वेजिटेटिव अलग अलग हैबिटेट से, नेचुरल हैबिटेट से, प्राकृतिक आवासों से इंसानों के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं। रिसेंटली एडिबल नॉस्टॉक्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको कैरेक्टराइज किया गया, एंड ए नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकल स्टडीज have been done, and this has been suggested that nostoc contains a variety of bioactive compounds. nostoc के अंदर कुछ bioactive compounds होते हैं जिनकी एंटी ट्यूमरस टेंडेंसी होती है। मतलब वो जो कैंसर है या ट्यूमर्स जो बनते हैं उनको कंट्रोल करने में काम में आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन होता है। सूजन और जो टेम्परेचर है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। टू मीट द इंक्रीज मार्केट डिमांड, मास कल्टिवेशन ऑफ nostoc हैज़ बीन अटेम्प्टेड ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स। इनका आर्टिफिशियल कल्टिवेशन किया जाता है। Research on morphological development, pharmaceutical values, growth and physiology of nostoc with an emphasis on the edible species has been successfully done. तो ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हो रहे हैं, जो रिसर्च की जा रही हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। एडिबल जो स्पीशीज़ हैं उनको लार्ज स्केल पे, वृद्ध स्तर पर सक्सेसफुली उनको कल्टीवेट किया जा रहा है, उनकी खेती की जा रही है एक तरह से। और कुछ क्योंकि nostoc की लो ग्रोथ रेट है, ये कॉलोनीज़ ख़त्म हो जाती हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। फोटोबायो रिएक्टर्स जो होते हैं जिनके अंदर वो कल्चर किया जाता है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि कल्टीवेशन ऑफ nostoc में आते हैं। नाउ द रिप्रोडक्शन ऑफ nostoc, 5 तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। अधिकतर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एकाइनेट्स जो बनती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं। 5 मेथड्स हैं: कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन, हॉर्मोगोन्स, एकाइनेट्स, हेटेरोसिस्ट, जर्मिनेशन एंड बाय एंडोस्पोर। अब जो
कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन है। कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन जल में होने वाली कोई भी दुर्घटना होती है, उसके कारण बड़ी कॉलोनी छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है और हर कॉलोनी अपना एक अलग म्यूसिलेज शीट बना लेती है। उसकी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है और नई कॉलोनी बन जाती है जो कि बड़ी हो जाती है। दूसरा, हार्मोगोन्स क्या होते हैं? दो हेटेरोसिस्ट के बीच का भाग अलग हो जाता है। देखिए, हमने कहा कि जो हेटेरोसिस्ट होती है वो कलरलेस होती है और जनरली उसकी वॉल भी बहुत मोटी होती है, जिसके कारण अन्य जो कोशिकाएं हैं उसके आसपास की कोशिकाओं से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पर हेटेरोसिस्ट बनती है वहाँ से जो ट्राइकोम है, दो हेटेरोसिस्ट के बीच वाला ट्राइकोम अलग हो जाता है और ये अलग जो हो जाता है ट्राइकोम, वो एक छोटा डॉटर ट्राइकोम बना लेता है, जिसकी कोशिकाओं के अंदर वापस विभाजन होता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप उनकी संख्या में अभिवृद्धि होती है, उनके आकार में अभिवृद्धि होती है। सो दिस इज अबाउट दी हार्मोगोन फॉर्मेशन। देन दी एकाइनिड्स, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, थिक वॉल्ड हो जाती हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ को इकट्ठा कर लेती हैं। और ये एकाइनिड्स जो होते हैं ये एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों को वहन करने में सहायता करते हैं। जल की कमी होती है या हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, उस समय एकाइनिड्स जो होती हैं वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं और जब अनुकूल परिस्थितियों का आगमन होता है तो एकाइनिड्स अंकुरित होती हैं और नॉस्टॉक की नवीन फिलामेंट्स को जन्म दे देती हैं। उसके बाद जो चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है हेटेरोसिस्ट के जर्मिनेशन से। कभी कभी अपवाद स्वरूप क्या होता है कि हेटेरोसिस्ट क्रियाशील हो जाती हैं और अंकुरित होकर के नॉस्टॉक के नए तंतु बना लेती हैं। एंड द फिफ्थ वन इज बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ब्रांज ने 1910 में और स्प्राट ने 1911 में बताया कि नॉस्टॉक कम्यून और नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम, ये दो स्पीशीज़ थी जिनमें हेटेरोसिस्ट की जो अंतर वस्तुएं होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं और एंडोस्पोर की तरह से काम करने लगता है। ये आपको जो डायग्राम है उसमें दिखाई दे रहा है। ये जो हेटेरोसिस्ट के अंदर का हिस्सा, ये पोलर नोड्यूल्स हैं, ये हेटेरोसिस्ट के अंदर का हिस्सा। ये जो है ये डिवाइड हुआ, 2 सेल्स बनी, 2 से 4 सेल्स बनी और एक नया ट्राइकोम बन गया। जब ये नया ट्राइकोम बन जाता है तो उसकी जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और नया ट्राइकोम बाहर निकल आता है जो कि फर्दर सेल डिवीजन करके एक बड़ा ट्राइकोम बना लेता है। और इस तरीके के कई सारे जो ट्राइकोम होते हैं वो आपस में म्यूसिलेज शीट से के कारण आपस में गुथ जाते हैं और नई कॉलोनी बना लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉस्टॉक।